हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो काफी इंटरेस्टिंग एंड इजी चीजें होने वाली हैं। तो अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और शुरू हो जाइए भाई। देखो, जब भी हम किसी भी मूविंग चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उस मूविंग चार्ज के साथ इंटरेक्शन करता है और उसी इंटरेक्शन की वजह से उस जो अपना मूविंग चार्ज है उस पर एक फोर्स लगती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम कोई भी मूविंग चार्ज को किसी भी करंट कैरिंग वायर की तरफ फेंकते हैं तो क्या हुआ था कि वो जो मूविंग चार्ज था वो अपने पाथ से डेविएट हो गया था। कैसे? मान लो भाई, ये मेरे पास एक चार्ज है, लेट्स से ये मेरे पास क्यू चार्ज है, इसको मैंने वी स्पीड से फेंका। तो भाई मैंने क्या नोटिस किया कि ये अपने पाथ से डेविएट हो गया कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। लेकिन जब ये पाथ से डेविएट हुआ तो इसमें एक चीज हमने नोटिस करी कि ऑल्दो इसकी डायरेक्शन तो बदल रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदल रही है, बट उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, मतलब स्पीड इसकी कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो देखो, ऐसी चीजें हमने कहाँ पे पढ़ी थी कि जहां पे पार्टिकल अपनी डायरेक्शन बदलता था लेकिन स्पीड नहीं बदलता था। ऐसी चीजें हमने पढ़ी थी भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। वहां भी स्पीड कांस्टेंट होती थी लेकिन पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती थी। और फिर हम वहां पे क्या बोलते थे कि ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रही हो, है ना। वहां पे कैसे बनाते थे हम, अगर तुम्हें मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो भाई इसी तरह की कुछ सिचुएशन होती थी कि मान लो वेलोसिटी ऐसे है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। वेलोसिटी ऐसे है तो ऐसे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगी। तो इस एनालॉजी से ये बात तो क्लियर हो गई कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी रहेगी। तो एक बार हमने क्या किया कि मोशन कराया चार्ज पार्टिकल का अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में था तो अपन ने चार्ज भी क्या किया, इसी डायरेक्शन में फेंका। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये अपनी पाथ से डेविएट हुआ ही नहीं चार्ज पार्टिकल। और एक बार हमने क्या किया, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमने कोई क्यू चार्ज फेंका तो अगेन हमने देखा कि भाई ये अपने पाथ से डेविएट नहीं हुआ, मतलब इस पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगी। फिर हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, बी की वैल्यू को जैसे ही हमने बढ़ाया तो हमने देखा कि इसका डेविएशन बढ़ गया। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो चार्ज की वैल्यू पर भी डिपेंड करती है। तो लॉरेंस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने यही सारी चीजें बताई। उसने क्या बताया, उसने बोला कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डिपेंड करेगी कि चार्ज कितना है अपना, है ना। फिर उसने बोला कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगी कि चार्ज की वेलोसिटी क्या है। और उसने बोला कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इस चीज पे भी डिपेंड करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी लगाई हुई है तुमने। और फिर वो इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, इसने सारी इक्वेशन को क्लब अप किया। उसने बोला मैग्नेटिक फोर्स जो निकल के आ रही है इट इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस तरह से उसने एक फॉर्मूला दे दिया, किस चीज का, अपने को मैग्नेटिक फोर्स का हमें एक फॉर्मूला दे दिया उसने। फिर उसने बोला कि भाई क्यू वी भी साइन थीटा है तो क्यों ना इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लें। तो उसने बोला मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद रखेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि भाई थीटा जो है अपना, थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ओके, और एक और बात भाई, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी तुम जानते ही हो कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी तो इसका मतलब हम ये समझ जाते हैं कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा बी के भी और ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा सी के भी। ओके, तो इन द सेम वे हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है मैग्नेटिक फोर्स का, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर भी हम क्या नोट कर सकते हैं, यहाँ भी हम नोट कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर रहेगी और जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगी। बात समझ में आ गई भी। और एक और बात यहाँ पर ये भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में जो अपनी फोर्स की डायरेक्शन होती है वो क्यू के साइन पर भी डिपेंड करती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगी अपोजिट टू वी क्रॉस बी। ये सारे पॉइंट अभी तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर करा दिए जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। ठीक है भाई, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को क्या यूज करना है, हमें यूज करना है राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि तुम्हें अपनी फिंगर्स को पॉइंट करना है किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और उन्हें कर्ल कर देना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में।
तो जो तुम्हारा थंब होगा वो तुम्हें डायरेक्शन देगा किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। बट ये किसके लिए है, ये है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अच्छा नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज के केस में तुम्हें जो ऊपर स्टेप है कि अपनी फिंगर्स को पॉइंट करेंगे वी वेक्टर की तरफ, कर्ल कर देंगे वी वेक्टर की तरफ, तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी उसके रिवर्स जो भी डायरेक्शन होगी वही क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है भाई। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि काफी ज्यादा अपने आगे यूज होने वाली है भाई, हमने यहाँ पे देखा मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेटिक फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि जनरली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमने देखा कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज एफ मैग्नेटिक डॉट डी एस। एफ मैग्नेटिक और डी एस क्या है, दोनों परपेंडिकुलर, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, जीरो। तो यहाँ से अपने पास निकल के क्या आया कि ओवरऑल वर्क डन क्या होगा, ओवरऑल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन ये भी क्या निकल के आ रहा है, ओवरऑल वर्क डन जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स में हमें पता चला कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच कम्स आउट टू बी जीरो। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को तुम मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे तो उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्पीड हमेशा क्या रहेगी, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तुम मूव कराओगे तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, उसका काम सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है। बात समझ में आ गई भी। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज जीरो, thus kinetic energy और speed of particle will not change due to magnetic force। और हम ऐसा बोल सकते हैं that the magnetic field only changes the direction of velocity and the magnitude of velocity remains constant। ठीक है, इन द सेम वे पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। since f vector is perpendicular to v vector so power delivered by the magnetic force is जीरो। अब क्विकली हम ये समझ लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है किसी भी मूविंग चार्ज पे। जैसे यहाँ पे तुम्हें दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, इसको वेलोसिटी दे रही है इस डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को भाई पॉइंट करो वी वेक्टर की डायरेक्शन में। अब इनको तुम कर्ल कर दो बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो जो तुम्हारा थंब होगा ना वो इनटू द प्लेन पॉइंट करेगा। थंब कैसे पॉइंट करेगा भाई, इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर हम ये समझ जाएंगे कि इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है चार्ज पार्टिकल पे वो कैसी लग रही है भाई, वो इनटू द प्लेन लग रही है। बात समझ में आ गई भी। नेक्स्ट केस देखो, इसमें क्या है अपने पास नेगेटिव चार्ज, वी वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है। तो क्या करोगे, फिंगर्स को पॉइंट करोगे वी वेक्टर की डायरेक्शन में और तुम उन्हें कर्ल कर दोगे किसकी डायरेक्शन में, बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो जब तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हारा जो थंब आएगा वो इनटू द प्लेन पॉइंट कर रहा होगा, बट सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे, तो इनटू द प्लेन का रिवर्स क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। मतलब इस नेगेटिव चार्ज पे आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगी भाई, आउट ऑफ द प्लेन फोर्स लगी। नेक्स्ट केस पे आते हैं, वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। तो तुम क्या करोगे भाई, फिंगर्स को पॉइंट करोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, उन्हें कर्ल कर दोगे अंदर की तरफ, अंदर की डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन की डायरेक्शन में कर्ल कर दोगे। तो जो तुम्हारा थंब है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो तुम समझ जाओगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस केस में क्या दे रखा है भाई, तुम्हें एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है और v वेलोसिटी से फेंका है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। तो तुम क्या करोगे, फिंगर्स को पॉइंट करोगे इस डायरेक्शन में, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर दोगे उन्हें ऊपर की तरफ। तो जो तुम्हारा थंब होगा, तुम्हारा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, बट तुम समझ जाओगे कि सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो मुझे इस थंब की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पे जो फोर्स लगेगी वो किधर लग जाएगी, नेगेटिव एक्स में लग जाएगी, एफ मैग्नेटिक। बात समझ में आई भाई। अब देखो एक वायर दे रखा है, करंट कैरिंग वायर, इसके आसपास हमने v वेलोसिटी से ऐसे कुछ एक चार्ज पार्टिकल को फेंका। हमें बताना है इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगी। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वायर की वजह से चार्ज की लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो भाई पाम रूल से देखोगे तो चार्ज की इस वायर की वजह से चार्ज की लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनटू द प्लेन निकल के आएगा। अब तुम क्या करोगे, अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में पॉइंट करोगे, कर्ल कर दोगे अंदर की तरफ। तो तुम्हारा जो थंब होगा भाई वो इस तरह से इस डायरेक्शन में नजर आएगा नीचे की तरफ, है ना। तो तुम समझ जाओगे इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रही है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें डायरेक्शन निकालनी है। ऐसा हम पहले भी करके आ चुके हैं, तो इस बार समझने में ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत तुमको नहीं आई होगी। ओके, अब हम देखते हैं भाई कि कुछ और पॉइंट जो मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड है।
पहला पॉइंट तो यही है दैट मैग्नेटिक फोर्स कैन ओनली प्रोवाइड रेडियल एक्सीलरेशन। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, और डायरेक्शन कौन चेंज करता है? रेडियल फोर्स या रेडियल एक्सीलरेशन, या फिर हम बोले तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है, because the magnetic force can only change the direction of velocity but not the magnitude of velocity। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि इसका काम सिर्फ क्या है? डायरेक्शन को चेंज करना है वेलोसिटी की, ना कि उसका मैग्नीट्यूड को चेंज करना। अभी अभी तुमने देखा कि एफ मैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्यू वी बी साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी या पाई होगी तो मैग्नेटिक फोर्स जो रहेगी वो मिनिमम होगी, और वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0। तो पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है एफ मैग्नेटिक मैक्सिमम होगा जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। भाई यहाँ पे थीटा 90 होगा तो एफ मैग्नेटिक मैक्सिमम हो जाएगा, और जो कि कितना हो जाएगा? क्यू वी बी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई भाई? तो ये था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला केस है अपने पास जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल होगी या फिर एंटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया कि चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। तो भाई इसकी जब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? 0। दूसरे केस में v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो फिर से मैग्नेटिक फोर्स 0। इधर क्या किया हमने? u वेक्टर इधर, b वेक्टर अपना किधर है? प्लस x में। तो अगेन u वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल हो गया 180 डिग्री, फिर से मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है? 0। तो जो पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था वो रेस्ट पे ही रहेगा, और जो मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से वो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा फॉलोइंग द स्ट्रेट पाथ, और स्ट्रेट पाथ में मूव करता रहेगा। तो बच्चों नेक्स्ट केस अपना सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जब v वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा b वेक्टर के, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जेई मेंस और नीट में भर भर के इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि पाथ क्या रहेगी चार्ज पार्टिकल की। तो हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल हमने लिया और इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमने क्या देखा भाई, इस पे फोर्स लग जाएगी किधर की तरफ? v क्रॉस b करोगे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन यहाँ कहीं पे आ जाएगी। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा? अपनी पाथ से डेविएट हो जाएगा, यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, फिर इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स फिर से कैसे लग जाएगी? इस पे सेंटर की तरफ। फिर घूमेगा ये चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना। इसकी वेलोसिटी अब इस तरह से होगी, फिर v क्रॉस b करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से इस डायरेक्शन में आ जाएगी। फिर चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट होगा, वेलोसिटी फिर इस डायरेक्शन में आएगी, मैग्नेटिक फोर्स अगेन एक फिक्स पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रही होगी। तो हम देखेंगे ओवरऑल ये एक सर्कुलर पाथ टाइप मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि जब जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगी तब तब चार्ज पार्टिकल की पाथ कैसे होने वाली है? तब तब उसकी पाथ होने वाली है भाई सर्कुलर। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी जो रहेगी वो हमेशा टेंजेंशियल रहेगी इस पाथ के, और जो स्पीड रहेगी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो रहने वाला है वो कैसा रहेगा भाई? वो कांस्टेंट रहेगा। स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, बस डायरेक्शन उसकी चेंज होती जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स देखें तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे सेंटर की तरफ लग रही होगी, एक फिक्स सेंटर की तरफ। यही वो सेंटर मैं मान रहा हूँ, तो ऐसे सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स भाई इसमें लग रही होगी। बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रही होगी, है ना भाई। अभी हमें ये फाइंड करना है कि इसका रेडियस वगैरह क्या होगा। मान लेते हैं ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है भाई कैपिटल R। ठीक है, सीबीएसई में डेरिवेशन वगैरह भी पूछ लेता है कि ये रेडियस वगैरह क्या होगा इसका, तो वही हमें अभी डिराइव करना है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई जो पाथ है, पाथ तो कैसी निकल के आ रही है? सर्कुलर पाथ निकल के आ रही है। अच्छा, सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ के लिए चाहिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल्स टू mv²/r, है ना। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड करी? ये तो मैग्नेटिक फोर्स ने प्रोवाइड करी। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती थी भाई? क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? साइन 90, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी इंटू बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ सेंट्रीपिटल इज क्यू वी बी विच इज इक्वल्स टू mv² अपॉन में r। तो यहाँ से रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या निकल के आ रहा है? रेडियस ऑफ सर्कल जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो निकल के आ रहा है mv/bq। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ तो हमें पता लग गया कि रेडियस कितना होने वाला है। अच्छा, अगर कोई पूछ ले कि एंगुलर स्पीड क्या होगी, क्या पूछ ले भाई? एंगुलर स्पीड क्या होगी कि चार्ज पार्टिकल किस रेट से अपना एंगल चेंज कर रहा है, दैट इज एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड हो जाएगी ओमेगा। ओमेगा को हम बोलेंगे लीनियर स्पीड अपॉन में रेडियस, है ना। तो r इज mv/bq। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? v से v कैंसिल, तो bq/m ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एंगुलर स्पीड भी बता दी। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या पूछ ले भाई कि टाइम पीरियड क्या होने वाला है, तो टाइम पीरियड के बारे में हम जानते हैं टाइम पीरियड होता है 2π/ω। टाइम पीरियड क्या होता है भाई?
टू पाई बाय ओमेगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2πm डिवाइडेड बाय बी इंटू क्यू। इस तरह से हमने निकाल लिया क्या, टाइम पीरियड। अच्छा, कोई अगर तुमसे पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड विच इज बी क्यू डिवाइडेड बाय 2πm। तो यहाँ से अपने पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई चार्ज पार्टिकल की, कि 1 सेकंड में चार्ज पार्टिकल कितने चक्कर लगा रहा है, वो कौन बताता है अपने को, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कोई अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, भाई काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स रहेगी क्योंकि स्पीड तो कभी बदल ही नहीं रही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू अपने पास होगी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो v की वैल्यू रख दो r के टर्म्स में, तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम। ये क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अच्छा, अगर कोई तुमसे बोल दे कि v इज द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, v इज द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यही है अपना मेन फॉर्मूला। तो देखो जी, रेडियस था अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन में बी क्यूब, है ना। एम वी क्या होता है, मोमेंटम, तो इसको लिख सकते हो तुम पी डिवाइडेड बाय बी क्यू। मोमेंटम को क्या लिख सकते हो तुम, स्क्वायर रूट 2m k, वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय बी इंटू क्यू। अगर v अपना एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है तो k को लिख सकते हो तुम q इंटू एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, 2mq इंटू एक्सीलरेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय b इंटू क्यू। तो ये अपना रेडियस का एग्जैक्ट फॉर्मूला है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे बल्कि एक ही फॉर्मूला है, इसी को घुमा फिरा के हम ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन यूज कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है भाई। फिर नेक्स्ट ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, पार्टिकल लिख रखा है, चार्ज पार्टिकल, उस पर कितना चार्ज होता है और उस पर कितना मास होता है। भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -e, मास कितना होता है इसका, me। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भाई है, जस्ट इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +e, मास कितना होगा, me। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e, मास होता है mp। mp इज द मास ऑन प्रोटॉन विच इज 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर 1840 me। ओके, ड्यूट्रॉन पे चार्ज होगा +e, मास कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ट्रिट्रॉन पे चार्ज होगा भाई +e और मास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मास ऑन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता बट इसका मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2e और मास होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आ गई भाई। अब प्रॉब्लम्स आते हैं जो मेंस वगैरह में अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, अ स्ट्रीम ऑफ डिफरेंट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। भाई डिफरेंट पार्टिकल अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में फेंके, और वो पार्टिकल क्या क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, अल्फा पार्टिकल था और न्यूट्रॉन था। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पाथ 1 के कौन से पार्टिकल के लिए है, पाथ 2 कौन से पार्टिकल के लिए, पाथ 3 कौन से पार्टिकल के लिए और पाथ 4 कौन से पार्टिकल के लिए। सबसे पहले तो मैं ये समझ गया कि भाई न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा तो इस पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी, तो इसीलिए इसकी जो ट्रेजेक्ट्री रहेगी वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ से पहली बात तो मैं ये समझा कि ये जो तीसरा वाला जो चार्ज पार्टिकल है वही क्या है मेरे पास, न्यूट्रॉन है भाई, ठीक है। भाई सबको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v नॉट दी है, सबको सेम वेलोसिटी दी है। अच्छा, मैं v क्रॉस b अगर करूं, v वेक्टर इधर, b वेक्टर के लिए फिंगर्स को क्या करूंगा, मैं नीचे की तरफ पॉइंट करूंगा, तो जो मेरा थंब की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ आ रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर डेविएट होगा, +y की तरफ डेविएट होगा, तो मतलब नीचे की तरफ जो डेविएट हुआ है ये पक्का नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो यहाँ से एक और बात मेरे को कंफर्म हो गई कि ये जो सेकंड वाला जो पार्टिकल है इस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है और तो कोई भी नहीं हो सकता। अब बचे 1 और 2। 1 और 2 में ये कंपटीशन है कि इनमें से कौन सा है अपना अल्फा पार्टिकल, कौन सा है अपना प्रोटॉन। तो सबसे पहले रेडियस कंपेयर कर लेते हैं। हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सेकंड वाले का रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले का रेडियस। अच्छा, अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस क्या होगा, r इज इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू होता है ना। तो भाई एक बात तो सेम है, क्या सेम है कि वेलोसिटी तो सेम ही है सबकी और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। मतलब यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है कि जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल होगा मास बाय चार्ज के। अगर प्रोटॉन के लिए हम बात करें, रेडियस प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज होता है उस पर +e। रेडियस अल्फा पार्टिकल का अगर हम देखें ये होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, that it is proportional to twice of mass of proton by electron। तो यहाँ से हमें पता चला कि रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल वो डबल होता है रेडियस ऑफ प्रोटॉन के। तो इट मींस यहाँ से हम समझ गए कि सेकंड वाली ट्रेजेक्ट्री के लिए रेडियस बड़ा है, इसीलिए सेकंड वाला पार्टिकल अपना क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। और फर्स्ट वाला पार्टिकल अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला पार्टिकल अपना हो जाएगा
प्रोटॉन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर दिया एकदम फिनिश। बात समझ में आई भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें क्या दिया हुआ है। ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, हमें बताना है रेडियस ऑफ पाथ इफ दे हैव सेम स्पीड, सेम लीनियर मोमेंटम, सेम केई एंड सेम एंगुलर मोमेंटम। तो एक तरह से हमें इनके रेडियस कंपेयर करने, अगर हमने इनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है और इनकी सेम स्पीड है, सेम लीनियर मोमेंटम है, सेम केई है और सेम एंगुलर मोमेंटम है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं चार्जेस को आइडेंटिफाई करूंगा। तो मैंने चार्जेस को आइडेंटिफाई किया कि पहला मेरे पास प्रोटॉन है, इस पे मास होगा m, चार्ज होगा e। न्यूट्रॉन पे मास 2m और चार्ज e। अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4m और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 2e, है ना। तो पहला केस क्या है अपना कि अपन ने इनको सेम स्पीड से फेंका है, तो हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन में bq। अच्छा, अगर दोनों की स्पीड सेम हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही तीनों के लिए सेम, इट मीन्स हमारी जो प्रोपोर्शनलिटी जा रही है रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी जा रही है मास अपॉन चार्ज पे। तो यहां से मेरे को समझ में आया कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज इक्वल टू m बाय e रेशियो 2m बाय e रेशियो 4m बाय 2e। तो यहाँ से ओवरऑल रेशियो क्या निकल के आ रही है मेरी 1:2:2। ठीक है। दूसरा केस है कि सेम लीनियर मोमेंटम से फेंका है। ठीक है, तो दूसरे केस में हमने देखा R इज इक्वल टू एम बी बाई बी क्यू। एम बी बन गया अपना मोमेंटम P डिवाइडेड बाय B एंड Q। सबके लिए बोल रखा है कि मोमेंटम सेम है और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही सेम। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि रेडियस की जो प्रोपोर्शनलिटी निकल के आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q निकल के आया। तो यहाँ पे फिर से वही रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये क्या हो जाएगा 1/e रेशियो 1/e रेशियो 1/2e। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:2:1। ठीक है। तीसरा केस हमें क्या बोला हुआ है, सेम काइनेटिक एनर्जी से हमने फेंके। ठीक है, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट 2mk डिवाइडेड बाय b इंटू क्यू। भाई देखो काइनेटिक एनर्जी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही सबके लिए सेम। दिस इंप्लाइज रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी जा रही है स्क्वायर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय चार्ज। तो अगेन वही वाली बात, रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। अपने पास क्या निकल के आएगा √m/e रेशियो √2m/e रेशियो √4m डिवाइडेड बाय 2e। तो रेशियो वगैरह लोगे, ओवरऑल कॉमन वगैरह लेके ये आ जाएगा 1:2:1। ठीक है। फोर्थ केस में क्या है कि सबका एंगुलर मोमेंटम सेम है। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो रेडियस की वैल्यू हमने लिखी mv डिवाइडेड बाय b इंटू क्यू। फिर मैंने क्या किया, ऊपर नीचे r और r से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये क्या, ऊपर तो एंगुलर मोमेंटम बन गया l डिवाइडेड बाय BQR हो जाएगा, है ना। तो इधर से मेरे पास निकल के आ रहा है कि रेडियस इज इक्वल्स टू l बाय BQR। अब इस r को भी मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचा के r² लिख दिया। भाई यहाँ पे सबके लिए क्या सेम है, यहाँ पर सबके लिए एंगुलर मोमेंटम सेम है और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही सेम। इट मीन्स मेरी जो प्रोपोर्शनलिटी निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है that r² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q और आई कैन से that रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ q। तो अगेन यहाँ पे सेम काम करेंगे, that रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल्स टू 1/√e रेशियो 1/√e रेशियो 1/√2e। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1:1:√2। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं √2:√2:1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास चार्ज सेपरेटर। चार्ज सेपरेटर का काम क्या है कि अपने पास अगर अलग अलग चार्जेस है Q1 Q2 Q3 तो उनको सेपरेट करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे करता है कि मान लो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल थे Q1 Q2 Q3, है ना। फिर हमने क्या किया, अलग अलग जगह ओपनिंग्स बना दी। ओपनिंग्स देख रहे हो ना तुम, तो इस पहली वाली ओपनिंग से क्या है, वही वाला चार्ज पार्टिकल बाहर आ पाता है जिसका चार्ज क्या है Q1 है, क्योंकि इसका रेडियस इस तरह से सेट किया है that r इज इक्वल टू mb बाय BQ1। कुछ इस तरह से हमने रेडियस की वैल्यू निकाली और r1 की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी। फिर दूसरी वाली ओपनिंग से वही चार्ज पार्टिकल बाहर आता है जिसका रेडियस है Q2। तीसरी वाली ओपनिंग से वही चार्ज पार्टिकल बाहर आ पाता है जिसका चार्ज कितना है Q3 है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं बाहर आ जाते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से अपन क्या कर लेते हैं, चार्जेस को सेपरेट कर लेते हैं यूजिंग चार्ज सेपरेटर। बाकी यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिख दी है, एक बार तुम खुद से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब जेई मेन वगैरह में पूछा जाता है।
हमसे क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट डेविएशन एंड द टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। भाई किसी भी चार्ज पार्टिकल को तुमने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है और मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ कितनी है, डी, डी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। बोला है अगर डी की वैल्यू एम वी बाई बी क्यू से बड़ी है, मतलब डी की वैल्यू रेडियस से बड़ी है चार्ज पार्टिकल के, तो चार्ज पार्टिकल कितना एंगल से डेविएट हो जाएगा ये हमें बताना है। भाई अगर आर डी की वैल्यू बड़ी है आर से, तो मतलब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, पूरा रेडियस कवर कर लेगा, इसका ये डिस्टेंस कितना रहेगा आर, और डी की वैल्यू आर से बड़ी है इसीलिए ये पूरा घूम जाएगा इस तरह से, अब देन इधर से ये वापस आ जाएगा। तो पहले वाले केस को मैं इसी तरह से बना रहा हूँ कि यहाँ पर ये ऐसे कुछ सेमी सर्कल टाइप कंप्लीट करेगा। तो चार्ज पार्टिकल फिर इधर से बाहर आ जाएगा, कितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी तो चेंज हो गई होगी बट स्पीड वी नॉट से ही बाहर आ जाएगा। अच्छा तो ये कितने एंगल से डेविएट कर गया, भाई पहले वो इस तरह से जा रहा था, अब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब पहले वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि चार्ज पार्टिकल अपना डेविएट कर चुका है कितने एंगल से, अगर हम बोले इसका डिफ्लेक्शन या डेविएशन, डिफ्लेक्शन आ गया है इसमें थीटा इज इक्वल टू पाई का। अब कोई तुमसे पूछ ले कि कितना टाइम स्पेंड करा है मैग्नेटिक फील्ड में, डेविएशन तो हमने बता दिया, तो टाइम स्पेंड के लिए हमेशा क्या करेंगे, ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल घूमेगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल जो भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल घूमेगा, बस ये याद रखना है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, बी क्यू बाय एम इनटू में टाइम टी, और कितना एंगल घूम गया, वो पाई एंगल घूम गया, याद रखना एंगल हमेशा रेडियन में रखना है। ओके तो कितना टाइम इसने मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड किया, दैट इज एम पाई बाय बी क्यू विच इज द हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, और वो हमें समझ भी आ रहा है क्योंकि आधा ही सर्कल घूम पाया है, इसीलिए टाइम कितना है इसका टी बाई टू। अच्छा दूसरे केस में क्या बोला हुआ है कि डी इज इक्वल टू एम बी बाई बी क्यू, मतलब डी की वैल्यू जो है वो आर के बराबर है। अच्छा डी की वैल्यू अगर आर के बराबर है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर फिर से वही वाला डायग्राम कि भाई चार्ज पार्टिकल इधर एंटर किया था कितने स्पीड से, वी नॉट से वो एंटर किया था। अच्छा अब डी की वैल्यू आर के बराबर है, मतलब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा भाई, चार्ज पार्टिकल इस तरह से जाएगा 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 और ये क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करेगा, इतने में ही ये वैल्यू इसका रेडियस आर के बराबर हो चुकी होगी, है ना, आर के बराबर हो चुकी होगी। तो अब क्या होगा, अब इसका मोशन देखो किस तरह से होगा, तो इधर चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से पहले तो क्वार्टर सर्कल अपना कंप्लीट कर लेगा, क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो फिर ऐसे पूरा स्ट्रेट ही निकल जाएगा ऊपर की तरफ विद सेम स्पीड वी नॉट। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि चार्ज पार्टिकल कितने एंगल से डेविएट हो गया, डेविएशन अगर तुम्हें कोई बोले तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो डेविएशन आया है वो आया है पाई बाय टू का। अच्छा कोई अगर पूछे कितना वो टाइम लगा उसको मैग्नेटिक फील्ड में, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल घूमेगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी बी क्यू बाय एम, टाइम की वैल्यू टी, और थीटा कितना हो गया अपना पाई बाय टू, तो टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई अपनी एम पाई डिवाइडेड बाय टू बी क्यू, इतना टाइम लगा होगा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट सी पे केस जो है वो हमें दे रखा है डी की वैल्यू आर से छोटी है, डी की वैल्यू आर से छोटी है, मतलब पार्टिकल सिर्फ एक आर्क ऑफ सर्कल ही कंप्लीट कर पाएगा, पूरा सर्कल तो कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। मान लो यहां से मैंने कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया विद अ स्पीड वी नॉट, भाई इसकी टेंडेंसी क्या है कि मैं इस तरह से सर्कुलर पाथ बना दूं, बट क्या होगा ये मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ इतना सर्कल ही कवर कर पाएगा क्योंकि बाकी रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और इसके बाद फिर वो ऐसे सीधा निकल जाएगा। ठीक है तो एक बार इसकी वही ट्रेजेक्ट्री अपन ड्रॉ कर लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल घूम पाया होगा भाई इस तरह से, और इसके बाद ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधा ही निकल गया होगा मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में नहीं है उधर। ठीक है तो अब हमें क्या करना है, फिर से वही फाइंड करना है कि कितना टाइम लगा होगा, कितना एंगल ये घूम गया मैग्नेटिक फील्ड में, वो सब हमें फाइंड करना है। तो भाई देखो इनिशियली ये पूरा हॉरिजॉन्टली जा रहा था, अब ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के घूम चुका है, यही क्या हो जाएगा इसका एंगल ऑफ डिविएशन, मतलब ये जो एंगल घूमा दिस एंगल इज थीटा, और यही एंगल क्या है अपना एंगल ऑफ डिविएशन, यही एंगल ऑफ डिविएशन अपने को फाइंड करना है। इसको हमने क्या किया यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, ये किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस होगा आर के बराबर विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है अब हमें पता है कि भाई ये है एक सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है और वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो मतलब ये तो इधर परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, तो यहाँ पर ये एंगल अपने को समझ में आया ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये वाला थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये पूरी साइड क्या रहेगी, ये पूरी साइड रहेगी भाई आर के बराबर, किसके बराबर, रेडियस के बराबर, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है ना भाई, ये तो सर्कल का सेंटर है। ठीक है तो यहां से अगर कोई पूछे कि कितने एंगल से वो डिविएट हो गया,
उसके लिए तुम्हें क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर डी की वैल्यू आर से छोटी थी, इसीलिए पार्टिकल कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाया। और यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल की हेल्प से लिखना चाहूँ साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस दैट इज डी बाय आर। तो यहाँ पर साइन थीटा कितना आ गया अपने पास, डी बाय आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इधर से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू निकल के आएगी साइन इनवर्स डी अपॉन में आर। अच्छा, अगर कोई पूछे कि कितना टाइम उसने स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो टाइम स्पेंड आ जाएगा थीटा एम डिवाइडेड बाय बी इंटू क्यू। और थीटा तुम्हारा क्या है, थीटा है तुम्हारा साइन इनवर्स डी बाय आर, या फिर साइन थीटा इज डी बाय आर। दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी कुछ वैसा ही है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला है फाइंड द डिविएशन एंड टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड अगर एल की वैल्यू एम बी नॉट बाय पी क्यू से छोटी है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, वी क्रॉस बी करके देखा, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर आ रही है। जिधर भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आए समझ जाओ यहाँ यहीं कहीं पे सेंटर होगा। अब मेरे को ये बताओ एल की वैल्यू किससे कम है, रेडियस से कम है। तो ये जो सर्कल बनाने वाला है वो कंप्लीट सर्कल होगा ही नहीं, वो तो आर्क ऑफ सर्कल बनेगा। तो आर्क ऑफ सर्कल अपन एक बना लेते हैं भाई कि ठीक है, चार्ज पार्टिकल अपना कुछ इस तरह से आया था और इसके बाद अपना चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट ही चला गया होगा विद स्पीड v के साथ, है ना। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे समझ गया था कि भाई रेडियस तो पूरा नहीं हुआ, रेडियस की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है एल से बड़ी है, मतलब यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर रहा होगा। और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक बार चीजें लिख लें भाई, ये अपना सेंटर है, जो भी सर्कुलर पाथ अगर बनती, अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता, यहाँ ये डेविएट हो गया एंगल थीटा से, एंगल थीटा से डेविएट हुआ भाई। यहाँ पर हम एक और बात समझ गए कि ये एंगल होगा 90 डिग्री। जैसे ऊपर डेरिवेशन करी थी, यहाँ पर अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल बन जाएगा फिर थीटा, और इस वाले एंगल को भी क्या बोल दूंगा मैं, थीटा बोल दूंगा। तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या हो गया, थीटा। ये रेडियस आर के बराबर थी और ये वाली लेंथ क्या थी तुम्हें, ये वाली लेंथ तुम्हें दे रखी है भाई एल। तो इससे ऊपर वाली लेंथ क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये वाली लेंथ हो जाने वाली है आर माइनस एल। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ से फिर से वही कि हमें देखना है एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। इस बार एंगल ऑफ डेविएशन देखने के लिए फिर से हम ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। इस वाले ट्राइंगल में अपने को बेस की वैल्यू पता है और हाइपोटेनस भी अपने को पता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए मैं cos थीटा यूज करूंगा। cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, दैट इज आर माइनस एल डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन थीटा कितना आ जाएगा, थीटा निकल के आ जाएगा cos इनवर्स r माइनस एल डिवाइडेड बाय एल। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम बोलोगे ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल घूमेगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी बी क्यू बाय एम इंटू टी इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ जा रही है, टाइम की वैल्यू आ रही है थीटा एम डिवाइडेड बाय बी क्यू। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, अब आगे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ भी सेम सवाल पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल एंड द डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च किया है और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पूरा प्लस एक्स के अलॉन्ग है, मतलब यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि डी की वैल्यू आर से छोटी है। तो हमें निकालना है कि डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होगा और टाइम स्पेंड कितना होगा। तो इसके लिए हमने देखा कि भाई वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो v क्रॉस b करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो अपना मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये आ रही है। जिधर भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आती है, मैं समझ गया कि यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ चार्ज पार्टिकल रहने वाला है, ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो ये इस तरह से कुछ सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा, और इस तरह से ये कुछ सिचुएशन अपनी होने वाली है। तो वही सिचुएशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया भाई कि चार्ज पार्टिकल इस वाले सर्कल में घूम गया है, मैग्नेटिक फोर्स भी इधर अपन ने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। हमें यहाँ पे ये देखना है कि चार्ज पार्टिकल ने कितना एंगल घूम गया, कितना एंगल घूमा वो मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमें देखना है। तो उसे देखने के लिए मैं समझ गया कि भाई ये जो भी एंगल रहेगा इतना ही एंगल चार्ज पार्टिकल अपना घूमा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जितना कि ये एंगल है। उसे देखने के लिए अपन ने क्या नोटिस किया कि भाई ये वी वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर रहेगी, बिल्कुल रहेगी भाई। अब इसी डायग्राम में देखो भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा 30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा भाई 60 डिग्री। तो यहां से मैं समझ गया कि भाई डेविएशन जो हुआ, डेविएशन थीटा, वो कितना है 120 डिग्री। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 इन रेडियंस। अच्छा, अब कोई पूछे कि टाइम स्पेंड, तो हो जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल घूमेगा, ओमेगा की वैल्यू बी क्यू बाय एम इंटू टी इज इक्वल टू एंगल घूमेगा विच इज 2 पाई बाय 3। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, टाइम की वैल्यू निकल के आई 2 पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जैसा अभी अपन ने सॉल्व किया, सेम वही बताना, टाइम स्पेंट एंड द एंगल रोटेटेड इन द
मैग्नेटिक फील्ड और द डेविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पर हमें दे रखा है मास m चार्ज माइनस q का एक नेगेटिव चार्ज। तो इस पे हमने देखा v वेक्टर इधर है, b क्रॉस b करोगे तो इधर की तरफ तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा। सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो थंब की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो अपना मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आ जाने वाली है। ठीक है, इट मीन्स हम ये समझ गए कि ये जो सर्कल कंप्लीट होगा वो कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा, क्योंकि जिधर एफ मैग्नेटिक पॉइंट करता है उधर की तरफ ही सर्कल का सेंटर निकल के आता है। एफ मैग्नेटिक सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ पॉइंट करता है, तो इस तरह से अपना सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो वही वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है भाई तुम्हारी हेल्प के लिए। अब देखते हैं कि कितना एंगल घूमा, कितने एंगल से ये रोटेट हुआ। तो भाई एंगल रोटेटेड तो यही वाला पूरा एंगल होगा जो भी अपना चार्ज पार्टिकल रोटेट किया मैग्नेटिक फील्ड में। इस एंगल को फाइंड करना अपना काम है। ओके, तो एंगल फाइंड करते हैं भाई। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल बताओ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। एंगल रोटेटेड आएगा ये पूरा एंगल विच इज 360 माइनस 90 माइनस थीटा माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ओवरऑल ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, दैट इज पाई माइनस 2 थीटा। इतना एंगल ये रोटेट कर गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला भाई, डिविएशन कितने एंगल का हुआ है। डिविएशन जो हुआ है वो हुआ है अपना कितना, पाई माइनस 2 थीटा का। अच्छा, कोई पूछे टाइम कितना स्पेंड किया, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल घूमेगा। एंगल कितना घूमा, पाई माइनस 2 थीटा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा को रख दो बी क्यू बाई एम, तो हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा इंटू एम डिवाइडेड बाय बी इंटू क्यू। इतना टाइम स्पेंड उसने किया है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बात समझ में आई भाई। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद सेम स्पीड। तो यहाँ पे बोला है सेम मैग्नेटिक फील्ड और सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बोला है फाइंड विच वन ऑफ द पार्टिकल विल शो मोर डिविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। कौन ज्यादा डिविएशन शो करेगा ये पूछा गया है। तो भाई एक चीज हमें याद रखनी है कि जो डिविएशन जो होता है, डिविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल के। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल ऐसे घूम गया, एक पार्टिकल कुछ इस तरह से घूमा है ना, इस तरह से, इसका रेडियस क्या है, कम है। और एक पार्टिकल कुछ इस तरह से घूमा और इसका रेडियस क्या है, ज्यादा है। तो क्लियरली तुम देख रहे हो भाई ये सेम डिस्टेंस में ऐसे पूरा 90 डिग्री घूम गया ऐसा लग रहा है, बट ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम ही घूम पाया। तो जिसका रेडियस जितना कम होगा उसका डेविएशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमें पता है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv डिवाइडेड बाय b इंटू क्यू। दोनों के लिए v सेम है और दोनों के लिए b भी सेम है, तो मतलब रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी जाएगी m बाय क्यू पर। अगर मैं प्रोटॉन के लिए लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल होगा m बाय e के। और अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए लिखना चाहूं तो ये प्रोपोर्शनल होगा 4m डिवाइडेड बाय 2e के। तो इट मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ m बाय e। तो कंपैरिजन करने पे पता चला कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय 2, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि रेडियस जो अल्फा पार्टिकल का है वो कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन का डबल। मतलब अल्फा पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा इस तरह से और प्रोटॉन का कम होगा। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि ये वाला जो पार्टिकल है वो है प्रोटॉन और ये वाला पार्टिकल कौन है, ये है अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज्यादा, अल्फा पार्टिकल का, तो इसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा। तो इट मीन्स हम ये समझ में आ गए कि भाई जो डेविएशन होगा वो किसके लिए ज्यादा होगा, डेविएशन प्रोटॉन के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेविएशन फॉर व्हाट, डेविएशन फॉर अल्फा पार्टिकल। खत्म क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो बट एक चीज याद रखेंगे कि डेविएशन उसके लिए ज्यादा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई हमें क्या दिया गया है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v1 एंड v2 एज शोन। भाई दो चार्ज पार्टिकल है, एक है माइनस क्यू एक है प्लस क्यू और इनको v1 v2 वेलोसिटी से फेंका है। हमें बताना है कंडीशन सो दैट दे डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ d। भाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, हमें बताना है d पे क्या कंडीशन होनी चाहिए सो दैट ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड ना कर पाए। ठीक है। तो भाई मैं एक पहले तो मेरे को ये देखना है इनका रेडियस किधर किधर बनेगा। भाई v वाला पार्टिकल इधर मूव कर रहा था, v क्रॉस d करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे इधर आएगी। सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे नीचे की तरफ आ जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स इस पे नीचे की तरफ आएगी तो इसका जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, है ना। इस पॉजिटिव चार्ज पे अगर मैं देखूं
तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर के आएगी, इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आएगी। तो इसका अगर मैं सर्कल देखूं वो इस तरह से कंप्लीट होगा। इन दोनों के सर्कल अगर जस्ट टच कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे ये एक दूसरे को कोलाइड नहीं कर रहे होंगे, जस्ट टच या बिल्कुल छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। ठीक है, तो इनके वही वाले सर्कल अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरह से इनके कुछ सर्कल्स बन जाएंगे भाई। ठीक है, हम मान लेते हैं ऊपर वाले का जो सर्कल है इसका रेडियस अपने को दे रखा है R1 बोल देते हैं, इसका रेडियस R1 आ रहा है, और नीचे वाले का रेडियस कितना निकल के आ रहा है, R2 निकल के आ रहा है। अगर ये कोलाइड ना करे तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो D की वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 से बड़ी होनी चाहिए भाई, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो गया 2R1, ये डिस्टेंस हो गया 2R2। D की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 तो ये चार्ज पार्टिकल कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे। मतलब D की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ R1 की वैल्यू हो जाएगी mv1 डिवाइडेड बाय b इंटू क्यू, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी mv2 डिवाइडेड बाय b इंटू क्यू। तो ओवरऑल यहाँ पर D की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2m बाय बी क्यू मल्टीप्लाइड विद m1 प्लस m2, D की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। तो ये चार्ज पार्टिकल कभी भी कोलाइड नहीं करने वाले। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ टफ था नहीं इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी सेम वैसा ही है जैसे अपन ऊपर करते हुए आए हैं जहां पर हमें नेट डेविएशन फाइंड करना होता था। यहाँ भी वैसा ही है, लेकिन इस बार चार्ज पार्टिकल दो मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरेगा। दोनों की विड्थ कितनी है mv0 by 8bq, mv0 by 8bq, एंड दीज टू मैग्नेटिक फील्ड रीजन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ mv0 by bq। हमें बताना है कि इसका नेट डेविएशन कितना होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये r से कम है, इसका रेडियस क्या होना था mv0 by bq। r से कम है मतलब पार्टिकल पूरा घूम ही नहीं पाएगा, वो आर्क ऑफ सर्कल कवर करेगा इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह से। फिर वो क्या करेगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाते ही वो स्ट्रेट लाइन मोशन कवर करेगा और फिर से वो आर्क ऑफ सर्कल ट्रेवल करते हुए बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से कुछ सिचुएशन अपने पास मिलने वाली है। तो एक बार हम ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करें तो यहाँ पर इस तरह से कुछ वो रोटेट हुआ होगा, है ना, इस तरह से कुछ रोटेट हो गया होगा इस डायरेक्शन में। देन क्या हुआ होगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आया होगा सेम स्पीड से। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने के बाद अगेन यहाँ पर वो टर्न लिया होगा, रोटेट कर गया होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और फिर फाइनली वो बाहर आ गया होगा कितनी स्पीड से, सेम v0 स्पीड बनाते हुए वो बाहर आ जाएगा यहाँ पर, है ना, v0 स्पीड से बाहर आ जाएगा। और मान लेते हैं वो टोटल डिविएट कर गया, पहले हॉरिजॉन्टली जा रहा था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल डिविएट कर गया। हमें इसी थीटा की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर वो v0 कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। ठीक है, तो कुछ नहीं, जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले हमने यूज करे थे उसी का थोड़ा सा यहाँ पर हम हेल्प लेने वाले हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस का। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट नहीं होता तो डेविएशन जो निकल के आता था साइन थीटा इज d बाय r। लेकिन यहाँ पर एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि d क्या होती है, d इज द विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। d क्या होती है भाई, यहाँ पर d होती है विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मतलब जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वही विथ अपने को कंसिडर करनी है। तो हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर टोटल कितने विथ में मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करेंगे अपन, तो हो जाएगा mv0 बाय 8bq फर्स्ट टाइम प्लस mv0 बाय 8bq सेकेंड टाइम, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा mb बाय bq, दैट इज mv0 डिवाइडेड बाय b इंटू क्यू। तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये निकल के आएगी 1/4, और डेविएशन अपना कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/4। इतने एंगल का अपना डेविएशन निकल के आ गया। बढ़िया सवाल था एकदम, मेन से तो काफी ऊपर लेवल का था। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर पेपर में इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपना जेई एडवांस लेवल टाइप प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें एक चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है v0 j कैप, और बी वेक्टर दे रखा है b0 i कैप, और बोला है इनिशियली चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो हमें बताना है इसके कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो भाई हमने क्वेश्चन देखते ही ऑब्जर्व कर लिया कि v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये समझ गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ना भाई, ये सर्कुलर पाथ बनाने वाला है। और इसमें अगर तुम मैग्नेटिक फोर्स निकाल के देखो भाई, मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैं करूंगा q टाइम्स ऑफ v क्रॉस b। तो ये हो जाएगा q v0 b0 v क्रॉस b, दैट इज j कैप क्रॉस i कैप। j कैप क्रॉस i कैप क्या दे देगा तुम्हें, माइनस k कैप। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स माइनस z के अलोंग आ रही है। तो यहाँ पर हमने देखा F मैग्नेटिक इज लाइंग अलोंग माइनस z एक्सिस, या F मैग्नेटिक इज टुवर्ड माइनस z डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो अपना सर्कल बनने वाला है
सर्कल जो बनेगा वो कैसे बनने वाला है भाई, वेलोसिटी और फोर्स के प्लेन में बनता है। तो सर्कल यहाँ पर बनेगा, सर्कल अपना बनेगा वाई जेड प्लेन में। बात समझ में आ रही है भाई, सर्कल कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर वाई जेड प्लेन में। तो वही डायरेक्शंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करनी है भाई, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर अगर जेड एक्सिस वाई एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है अपना आई कैप डायरेक्शन में। अगर ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, तो आई कैप डायरेक्शन ऐसे कुछ रही होगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूं तो वो मेरा आउट ऑफ द प्लेन, दैट इज आई कैप डायरेक्शन में इस तरह से निकल के आएगा। और वेलोसिटी कैसे दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है अपने को जे कैप के अलोंग। तो इनिशियल वेलोसिटी को भी अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरह से कुछ मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी भाई, है ना, वी नॉट। अब यहाँ पे एक बार अपनी फिंगर्स कर्ल करके देखो, तो भाई यहाँ पर ऐसे अपन फिंगर्स पॉइंट करेंगे वी की डायरेक्शन में, इन्हें ऊपर की डायरेक्शन में तुम क्या करोगे, कर्ल कर दोगे। इस तरह से फिंगर रखी थी राइट हैंड की, ऊपर की डायरेक्शन में कर्ल कर दी, तो तुम्हारा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दैट इज माइनस जेड में। तो हम यहाँ पर ये समझ गए कि जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है ना, इस तरह से भाई माइनस जेड के अलोंग अपना जो सर्कल है वो बनने वाला है। उसका सेंटर यहाँ कहीं पे रहेगा माइनस जेड पे, है ना। तो अगर मैं किसी भी टाइम पे देखूं, किसी भी टाइम पे हो सकता है चार्ज पार्टिकल घूम के इधर आ गया हो, है ना। तो वही मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ कि किसी भी टाइम पे मैंने देखा चार्ज पार्टिकल इधर पहुंच चुका था, इधर किधर बना, इधर अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने से मतलब है यहाँ कहीं पे चार्ज पार्टिकल t इज इक्वल टू सम टाइम t पे इधर पहुंच चुका है, t इज इक्वल टू t पर इधर पहुंच चुका है। तो इसका y कोऑर्डिनेट तो भाई ये हो चुका होगा, है ना, y कोऑर्डिनेट ये हो चुका होगा, और ये रहा होगा उसका z कोऑर्डिनेट। z कोऑर्डिनेट कौन सा, ओरिजिन से देखेंगे ना, तो ये रहा होगा उसका z कोऑर्डिनेट, ओके। और ये इसका रेडियस रहा होगा r, और वो कितना एंगल घूम गया होगा, वो t टाइम में एंगल घूम गया होगा ओमेगा इनटू t, इतना एंगल वो घूम चुका होगा, है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या चीजें नोटिस करी, हमने यहाँ पे नोटिस किया कि वो एंगल घूम चुका है ओमेगा इनटू टी। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, वाई कोऑर्डिनेट मैं बोलूंगा आर, ये आर वेक्टर है या फिर आर है। तो भाई इस ट्राइंगल में y की वैल्यू r के टर्म्स में क्या हो जाएगी, r साइन थीटा, फिर थीटा इज ओमेगा इनटू टी। तो यहाँ पे हमें समझ में आया y की वैल्यू हो चुकी है r साइन थीटा, और थीटा हो गया अपना ओमेगा इंटू टी। एक बार क्या करो, r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू हो जाएगी एम वी नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट इंटू क्यू, और साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू भी तुम जानते हो ये क्या हो जाएगी, बी क्यू बाय एम। ओमेगा की वैल्यू भी हमने यहाँ पर रख दी। इस तरह से अपन ने ये y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब हमें z कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। z कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगा भाई, r जो है अपना, r है ये टोटल साइड, r में से ये वाली साइड घटा दूंगा, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, r cos ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को समझ में आ गया कि z की वैल्यू जो आ रही है, z की वैल्यू आ रही है, पहली बात तो z पूरा का पूरा माइनस में, इसीलिए माइनस लगा दिया, r माइनस r cos ओमेगा इंटू t। अब यहाँ पर क्या करो भाई, r वगैरह की वैल्यू भी तुम पुट कर दो। तो z की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस एम वी नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इंटू क्यू, और अंदर ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट क्यू बाय एम इंटू टी। ये हमने z कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया। और इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा भाई, x प्लेन, मोशन किधर हो रहा है वाई जेड प्लेन में, तो x तो जीरो ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा, ठीक है। तो सारे कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं, ये अपना y कोऑर्डिनेट, और ये वाला है अपना z कोऑर्डिनेट, एंड दिस वन इज आर x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x y z तीनों कोऑर्डिनेट हमने बता दिए। अभी एक और प्रॉब्लम करते हैं सिमिलर इसी पैटर्न पे बेस्ड। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड। हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी इन माइनस के कैप डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन जे कैप डायरेक्शन, और बोला है इनिशियली चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे था, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज q है और उसका मास है m। तो बोला है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो सबसे पहली बात कि अगेन यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना। तो फिर से हमने क्या चीज ऑब्जर्व कर लिया कि वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। दिस इंप्लाइज अगेन जो पाथ होने वाली है वो कैसी होने वाली है, वो होने वाली है अपनी सर्कुलर पाथ, ठीक है भाई। अगर सर्कुलर पाथ हो रही है तो किस डायरेक्शन में वो बनेगी, v क्रॉस b की डायरेक्शन देख लो तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करूंगा, इसका मतलब मैं करूंगा माइनस के कैप क्रॉस जे कैप। अगर मैं माइनस के कैप क्रॉस जे कैप करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का आई कैप, मतलब जो फोर्स लगने वाली है वो प्लस एक्स के अलोंग लगने वाली है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आई कैप में लग रही है। इट मीन्स जो अपना सर्कल जो बनने वाला है, सर्कल अपने बनेगा वेलोसिटी और फोर्स के जो प्लेन होगा, फोर्स का प्लेन है एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, जेड में। तो अपना जो सर्कल बनेगा, सर्कल बनने वाला है एक्स जेड प्लेन की डायरेक्शन में, ठीक है भाई। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक्स और जेड में पूरा मोशन हो रहा है ना, तो मैंने क्या किया, एक्स और जेड एक्सिस ही यहाँ पे बना दी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक्स एक्सिस अपनी इधर है
और z एक्सिस इधर है, इट मीन जो प्लस y एक्सिस रहेगी, प्लस y एक्सिस इनटू द प्लेन रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसको चेक कैसे करते हैं कि प्लस y एक्सिस ऊपर की तरफ रहेगी या नीचे की तरफ? हमेशा x क्रॉस y, मतलब x की तरफ फिंगर पॉइंट करो और कर्ल कर दो y की डायरेक्शन में, तो जो तुम्हारा थंब है वो z की डायरेक्शन में आना चाहिए। तो वो वाली चीज तभी ट्रू हो पा रही है जब यहाँ पर अपनी जो y एक्सिस है वो किधर रहेगी, नेगेटिव या फिर इनटू द प्लेन डायरेक्शन में रहेगी, है ना। तो x क्रॉस y करके देखोगे तो तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर देगा, तो इट मींस यहाँ पर अपनी y एक्सिस क्या है, इनटू द प्लेन है। यहाँ पर सर्कल किस प्लेन में बनेगा उसे देखने के लिए वेलोसिटी है माइनस वी नॉट, है ना। तो अपन माइनस वी नॉट के कैप वेलोसिटी अपन ने बना दी, तो क्या करो, v क्रॉस b करोगे। v क्रॉस b करने वाले हो तो फिंगर्स को पॉइंट करोगे राइट हैंड की इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा थंब प्लस x के अलोंग पॉइंट कर देगा। इट मींस तुम समझ गए यहाँ पे जो सर्कल बनने वाला है वो कुछ इस तरह से सर्कल अपना बनने वाला है, वही सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया है। समझ में आ रही है बच्चों? तो इस तरह से अपना कुछ सर्कल बन जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, हमें इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट बताना है। एक बात तो हम यहाँ पर समझ गए कि मोशन पूरा x z प्लेन में हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, है ना। कुछ चीजें मैं यहाँ पे पहले से ही लिख रहा हूँ कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी, एम वी नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इंटू क्यू, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा अपना बी नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एम। किसी भी टाइम t पर अगर हम देखेंगे तो अपना चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं पर पहुंच चुका होगा, तो सर्कल का ये अपना सेंटर है, इसके रेस्पेक्ट में चार्ज पार्टिकल इधर पहुंच चुका है t इज इक्वल टू टी पर। अगर यहाँ पर देखिए कि वो एंगल कितना घूम चुका है, अगर वो जो एंगल घूमा है ये एंगल हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, है ना। इसके लिए अगर मैं z कोऑर्डिनेट देखना चाहूँ, z कोऑर्डिनेट तो भाई ये रहेगा, इवन माइनस z कोऑर्डिनेट रहेगा, ये माइनस z के अलोंग है। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इसका x कोऑर्डिनेट रहेगा। x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, ये वाला, ये पूरा x कोऑर्डिनेट रहेगा इधर, ये जो डिस्टेंस है ना, यही अपने को फाइंड करना है। रेडियस है इसका r, तो यहाँ से तुम ये समझ जाओगे कि भाई ये वाली साइड हो जाएगी r cos ओमेगा t, ये क्या हो जाएगी r cos ओमेगा t, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी r sin ओमेगा t। तो क्लियरली तुम देख सकते हो कि z की वैल्यू r sin ओमेगा t आ चुकी है, बट सीन्स ये माइनस z में है तो इसीलिए मैं z की वैल्यू लिखूंगा माइनस r sin ओमेगा t। ये अपना z कोऑर्डिनेट आ गया। x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे r में से माइनस कर दो r cos ओमेगा t, तो यहाँ से अपना x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r, कॉमन लेके 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और मोशन पूरा एक्स प्लेन में हो रहा है इसीलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, इसीलिए y की वैल्यू हो जाएगी 0, और इस तरह से प्रॉब्लम हो गया अपना सॉल्व। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी सेम वैसा ही है जैसे ऊपर अपन ने 2 प्रॉब्लम की है, सो दैट अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसीलिए मैं थर्ड क्वेश्चन भी तुम्हें कराने जा रहा हूँ। क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी है आई कैप डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है जे कैप डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे था इनिशियली, हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो भाई फिर से हमने सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या की कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन जो पाथ होने वाली है वो कैसी होने वाली है, वो पाथ होने वाली है अपनी सर्कुलर पाथ। ठीक है भाई, अगर सर्कुलर पाथ हुई तो इसमें फोर्स किधर लगेगी भाई, एफ मैग्नेटिक इज प्रोपोर्शनल टू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी के प्रोपोर्शनल होता है या नहीं, तो वी वेक्टर है अपना आई कैप डायरेक्शन में और बी वेक्टर है अपना जे कैप डायरेक्शन में, इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स लगेगी प्लस जेड के अलोंग। तो यहाँ पर हम समझ गए कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लग रही है प्लस जेड के अलोंग, तो मतलब मोशन किस प्लेन में होगा, वेलोसिटी के प्लेन में और फोर्स के प्लेन में, है ना। तो मतलब ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन में, तो मोशन जो अपने होने वाला है, अपना मोशन होने वाला है एक्स जेड प्लेन में। तो यहाँ से मैं समझ गया कि वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा चार्ज पार्टिकल का, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने क्या किया, एक्स जेड प्लेन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो भाई इनिशियल वेलोसिटी, पहली बात तो ये फाइंड करो कि प्लस वाई एक्सिस किधर होगी, जैसे ऊपर बताया था इधर प्लस वाई एक्सिस होगी ऐसे इनटू द प्लेन, दिस इज द प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये अपनी प्लस वाई एक्सिस है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, क्रॉस डी रहेगा, जैसे कि बनाया एकदम सही बनाया है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखें, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी एक्स डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी, तो अगर तुम v क्रॉस b इधर करने वाले हो तो तुम्हारा थंब इधर पॉइंट करेगा, अगर तुमने फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉइंट करी है तो इट मींस हम समझ जाएंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो प्लस जेड के अलोंग लग रही है, और इस तरह से अपना सर्कल कुछ कंप्लीट होगा। तो वही वाला सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया है टू शो द मोशन ऑफ आर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो वही वाला सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं पे लाई करेगा। कुछ चीजें मैं पहले से ही लिख के चलूंगा कि रेडियस की वैल्यू हो जाएगी एम वी नॉट बाय बी नॉट इंटू क्यू, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एम। अच्छा, किसी भी टाइम पर अगर हम देखेंगे तो अपना चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं पर आ चुका होगा,
तो किसी भी टाइम पे अपना चार्ज पार्टिकल कहाँ आ चुका होगा, इधर कहीं आ चुका होगा। तो इसके लिए अगर हम देखें कितना एंगल ये घूम जाएगा, ये घूम चुका होगा भाई ओमेगा इंटू टी एंगल, और टी इज इक्वल टू टाइम टी पे चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं पे था, यहाँ कहीं पे था। तो हमने कोशिश करी इसकी z लिखने की, z कोऑर्डिनेट रहेगा ये, और x कोऑर्डिनेट इसका रहने वाला है ये वाला कोऑर्डिनेट, है ना। और इसका रेडियस क्या है r, तो मैं यहाँ से समझ जाऊंगा कि ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी r cos ओमेगा t, और ये वाली साइड कितनी हो जाने वाली है भाई, r sin ओमेगा t। तो क्लियरली x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, r sin ओमेगा t। तो x की वैल्यू तो देखते ही पता चल गई, वो होगी r sin ओमेगा t। और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू तो जीरो रहेगी क्योंकि मोशन एक्स जेड प्लेन में। z की वैल्यू हो जाएगी r माइनस आर कॉस ओमेगा टी, दैट इज r 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये अपनी z की वैल्यू हो जाएगी। तो x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट अपन ने इधर बता दिए, ठीक है भाई। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपना मेंस लेवल सवाल है, और ये क्वेश्चन मेंस में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, समझ में नहीं आता करना क्या है। बोल क्या रखा है यहाँ पे बोल रखा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है एक्सीलरेट कर रहा है विद एक्सीलरेशन दिस, तो बोला है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई अब कैसे सोल्व करें, एक्सीलरेशन मैग्नेटिक फील्ड ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो भाई हमें एक बेसिक सी चीज पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है दैट इज क्यू टाइम्स ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ से मैं समझ गया कि मैग्नेटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इधर से मेरे को समझ में आ गया कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के भी, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के भी। अगर ए वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूँ ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 माइनस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो और लैम्डा की वैल्यू तुम्हारे पास क्या निकल के आ रही है, लैम्डा की वैल्यू निकल के आ रही है -1। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। इसमें अपन ने 1 मिली कूलम और 1 ग्राम के एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हमें बताना है इस चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी q टाइम्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10 की पावर -3, और v क्रॉस b जब तुम फाइंड करोगे तो वो ओवरऑल तुम्हारे पास निकल के आएगा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट तुम फाइंड कर लेना अच्छी तरीके से, तुम्हें आता होगा। तो इसका एक्सीलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन वेक्टर हो जाएगा फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय में मास। तो 1 ग्राम है, 1 ग्राम को अगर तुम किलोग्राम में करोगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा -i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4 k कैप। तो ओवरऑल अपने पास एक्सीलरेशन क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सीलरेशन अपने पास निकल के आया। आज समझ में आई भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे बोला हुआ है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी नॉट के कैप एग्जिस्ट एवरीवेयर विद इन 2 पैरेलल बाउंड्रीज पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b एंड दे आर पैरेलल टू y एक्सिस। और हमने एक चार्ज पार्टिकल q, m इसको प्रोजेक्ट किया है ओरिजिन से अलोंग x एक्सिस। तो हमें बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की सो दैट इट विल रिटर्न टू रीजन x लेस देन a। तो यहाँ पे देखो अपने को एक डायग्राम गिवन है, यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक v नॉट से एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड था x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b के बीच में। बोला मैक्सिमम कितनी स्पीड हो सो दैट ये वापस आ जाए इसी रीजन में। कौन से वाले रीजन में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, या फिर x लेस देन a वाले रीजन में वापस आ जाए। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि इसको कुछ इस तरह से घूमना पड़ेगा सो दैट जो इसका रेडियस है वो b माइनस ए से कम होना चाहिए। मतलब ये वाला जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी है अपनी b माइनस ए, रेडियस की वैल्यू b माइनस ए से कम होगी तभी वो वापस आ पाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे बोला कि जो मैक्सिमम रेडियस है वो b माइनस ए हो सकता है। तो r की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू b माइनस ए, मतलब एम वी नॉट बाय बी इंटू क्यू, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू b माइनस ए। ओवरऑल अपने पास निकल के आया कि वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी क्यू इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय मास m। इतनी वेलोसिटी कम से कम तुम्हें देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है बी क्यू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय m, और वेलोसिटी इससे कम ही कम देनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट सवाल हमें दिया गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है अबव एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू है बी नॉट, और बिलो एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू हो जाती है 2 बी नॉट। और एक डायग्राम गिवन है भाई, अबव एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, और बिलो एक्स एक्सिस अपना मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है B2,
और इसकी वैल्यू हो जाती है ट्वाइस ऑफ बी नॉट। ठीक है भाई। फिर बोला है एक चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू को प्रोजेक्ट किया है ओरिजिन से, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। भाई ओरिजिन से अपन ने एक माइनस क्यू चार्ज को प्रोजेक्ट किया है विद द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। बोला है व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल विल क्रॉस एक्स एक्सिस, कि ये जो पार्टिकल है ये एक्स एक्सिस को कहां पर क्रॉस करेगा और कब कब क्रॉस करेगा। ओके भाई, देखते हैं। और बोला है एवरेज स्पीड क्या होगी, t इज इक्वल टू 0 टू व्हेन द पार्टिकल क्रॉस एक्स एक्सिस सेकंड टाइम, कि जब एक्स एक्सिस को सेकंड टाइम क्रॉस करेगा तब तक एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। ओके, तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको। हम सबसे पहले तो हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल को अगर अपन ने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में भेजा तो एक सर्कल बनाएगा, सर्कल का रेडियस रहेगा mv बाई बी क्यू। भाई तुम ऊपर वाले रीजन में देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है, नीचे वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा वहां चार्ज पार्टिकल का रेडियस कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो इनिशियली तुम क्या करोगे, अपने फिंगर्स को पॉइंट करोगे इस डायरेक्शन में, कर्ल कर दोगे नीचे की तरफ, तो तुम्हारा थंब किधर पॉइंट करेगा, भाई तुम्हारा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। बट सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो तुम क्या करोगे, थंब की डायरेक्शन को फ्लिप कर दोगे और बोलोगे कि इस डायरेक्शन की तरफ इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मतलब तुम क्या समझ गए, तुम ये समझ गए कि भाई मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है वो किधर लग रही है, प्लस एक्स में लग रही है। प्लस एक्स में लग रही है तो ये चार्ज पार्टिकल जाएगा जाएगा और इस तरह से यहाँ तक पहुंचेगा। यहाँ जैसे ही पहुंचेगा ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाएगा जिसकी वैल्यू आधी हो चुकी है। मतलब जो रेडियस है वो भी अपना क्या हो जाएगा, रेडियस भी अपना नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आधा हो चुका होगा। बात समझ में आ रही है भाई। तो ये वाला रेडियस कितना था, ये वाला रेडियस था r1 और इसका छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, सेमी सर्कल का रेडियस, इसकी वैल्यू है r2। अच्छा r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 की वैल्यू हो जाएगी mv बाय बी नॉट इंटू क्यू, इसको बोल देते हैं दिस इज लेट्स से r। अच्छा r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r2 की वैल्यू हो जाएगी भाई mv बाय 2 बी नॉट इंटू क्यू, और r के टर्म्स में क्या हो जाएगा ये r बाय 2। तो यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछे कि इसने एक्स एक्सिस को कब कब क्रॉस किया तो हम बोलेंगे इट विल क्रॉस एक्स एक्सिस, इट विल क्रॉस व्हाट, इट विल क्रॉस एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ये पार्टिकल कब कब क्रॉस कर रहा है, एक तो x1 पे कर रहा है, x1 की वैल्यू हो जाएगी भाई ट्वाइस ऑफ r1, ये अपना x1 है और ये है अपने पास x2। x1 की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ r1, मतलब ट्वाइस ऑफ r, दिस इज इक्वल्स टू 2mv बाय बी नॉट इंटू क्यू, है ना। और कब किया होगा, एट t1 इज इक्वल्स टू पाई m बाय बी नॉट इंटू क्यू। मतलब पूरा अगर ये सर्कल पूरा कंप्लीट करता हो तो कितना टाइम लगता, पूरा टाइम लगता है 2 पाई एम बाई बी क्यू, बट इसने तो आधा ही सर्कल घूमा ना, तो इसलिए टाइम कितना लगा, पाई एम बाय बी नॉट इंटू क्यू। अच्छा, और इसने कहां पर क्रॉस किया, और इसने क्रॉस किया एट x2। x2 की वैल्यू किसके बराबर है, r1 के बराबर है, विच इज mv बाय बी नॉट इंटू क्यू। और इसने कब क्रॉस किया, वो क्रॉस किया इसने t2 टाइम पे, और t2 टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, t2 टाइम की वैल्यू एक तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम विच इज पाई एम बाय बी नॉट इंटू क्यू, और एक टाइम होगा यहाँ से यहाँ आने का, और वो टाइम कितना हो जाएगा, पाई एम बाय 2 बी नॉट इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो t2 की वैल्यू अपने को क्या देखने को मिली, इसकी वैल्यू मिली पाई एम बाय बी नॉट इंटू क्यू प्लस पाई एम बाय 2 बी नॉट इंटू क्यू। तो ओवरऑल कितना टाइम लग गया, ओवरऑल टाइम लग गया 3 पाई एम बाय 2 बी नॉट क्यू, इतने टाइम पे इसने क्रॉस किया होगा। अच्छा, बी पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि एवरेज वेलोसिटी बतानी है कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t2, है ना। t2 जो अपना टाइम है 3 पाई एम बाय बी नॉट क्यू। तो हम जानते हैं भाई एवरेज वेलोसिटी का तो मेरे को एक ही फॉर्मूला आता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी पूछी है, एवरेज स्पीड पूछी हुई है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का तो एक ही फॉर्मूला होता है विच इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। होता है या नहीं होता, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया भाई, पाई टाइम्स ऑफ r1 प्लस पाई टाइम्स ऑफ r2, इतना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टोटल टाइम कितना था, t2 टाइम था उसके लिए, जितना उसने ट्रेवल किया कितने टाइम तक, t2 टाइम तक। तो ये हो जाएगा r1 की वैल्यू थी पाई टाइम्स ऑफ r, और r2 की वैल्यू क्या थी, पाई टाइम्स ऑफ r बाय 2, और t2 की वैल्यू तो है ही t2, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई r बाय 2, तो 3 बाय 2 पाई, r की वैल्यू क्या हो जाएगी mv b नॉट q, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई m बाय 2 b नॉट इंटू q। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आ रही है अपने पास, एवरेज स्पीड निकल के आ रही है v, दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज स्पीड। अच्छा, अगर तुमसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए,
कि एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी t2 टाइम तक। एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा दैट इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। क्या यूज करेंगे भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? वो यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो r1 ही हुआ इसका। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं लिख दूंगा r1। r1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास? r1 की वैल्यू थी भाई mv डिवाइडेड बाय बी नॉट इंटू क्यू, और टाइम कितना था? 3/2 पाई m बाय बी नॉट इंटू क्यू। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2v/3 इंटू पाई। बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ गया? अपना एवरेज वेलोसिटी आ गई। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे रखा है। हमसे पूछा गया है सबसे पहले तो कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, मतलब ये चार्ज पार्टिकल कैसी पाथ में फॉलो करेगा। तो यहाँ पर मेरे को क्लियरली नजर आया कि v डॉट बी अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो भाई यहाँ पर v डॉट बी 0 आ रहा है। इट मीन्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कैसी ट्रेजेक्ट्री बना रहा होगा? ये भाई सर्कुलर पाथ बना रहा होगा। अच्छा, अगर ये सर्कुलर पाथ बना रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा? भाई रेडियस होगा m टाइम्स ऑफ v बाय b इंटू क्यू। अब क्वेश्चन आया कि v मैं क्या यूज करूं, v1 यूज करूं या v2 यूज करूं? तो भाई v यहाँ पर होगी स्पीड विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? रूट v1 का स्क्वायर प्लस रूट v2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा m टाइम्स ऑफ रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये स्पीड कभी चेंज नहीं होगी एंड डिवाइडेड बाय b इंटू क्यू। तो इस तरह से अपन ने इसका रेडियस भी बता दिया। ओके, तो बच्चों यहाँ पर भी वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे रखा है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल दे रखा है और चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है। हमसे बोला है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी और रेडियस क्या होगा अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री सर्कल है तो फिर से अपन ने अपना वही एनालिसिस स्टार्ट किया कि भाई यहाँ पे नजर आया v वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू है 0। मतलब मेरे को यहाँ पर क्या पता लग गया कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इट मींस यहाँ पर जो ट्रेजेक्ट्री होने वाली है वो क्या होने वाली है? एक सर्कल होने वाली है। अच्छा, अब ये सर्कल होने वाली है तो हमें ये निकालना है कि रेडियस क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में रेडियस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कुछ नजर ही नहीं आ रही है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि पूरे मैग्नेटिक फोर्स इस पे लिखना है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही होगी। इस पे मैग्नेटिक फोर्स देखूं तो वो लगेगी q टाइम्स ऑफ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो ये हो जाएगा q टाइम्स ऑफ, ये होगा फिर v नॉट k कैप क्रॉस्ड विद b1i प्लस b2 j कैप, है ना। तो अपने पास मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है दिस इज q टाइम्स ऑफ v नॉट b1 j कैप माइनस b1 i कैप। ओके, अब क्या करो, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स यही क्या अपने को प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा q टाइम्स ऑफ v नॉट रूट ओवर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ओवरऑल अपना रेडियस कितना आ गया? रेडियस आ जाएगा एम वी नॉट डिवाइडेड बाय क्यू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस ऑफ b2 का स्क्वायर। तो इसी तरह से अपन ने रेडियस भी इसका निकाल लिया। तो बच्चों अब हम बात करेंगे थर्ड केस की जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पर है, पर वो जो एंगल है वो 0 डिग्री भी नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है और 180 डिग्री भी नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, जो पाथ निकल के आती है वो हेलिकल पाथ निकल के आती है। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो ना भाई, पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से सम एंगल बना के फेंका तो ऐसे ये स्पाइरल पाथ आ रही है। इसी स्पाइरल पाथ को हम क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। ठीक है, अच्छा ये हेलिकल पाथ बन क्यों रही है, अब इसके रीजन को समझो। भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड मेरा एक्स डायरेक्शन में है और मैंने वेलोसिटी कितनी थीटा एंगल बना के फेंकी हुई है। तो भाई वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक होगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जिसे मैं बोल रहा हूँ v पैरेलल, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और एक कंपोनेंट होगा मेरा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब देखो ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा भाई, ये घुमाने का काम करेगा, और ये v पैरेलल क्या कर रहा होगा, इस चार्ज पार्टिकल को आगे ले जाने का काम कर रहा होगा। तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम भी रहा है और वो आगे भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिजल्टिंग पाथ देखने को मिल रही है वो कैसी पाथ हो जाएगी भाई, हेलिकल पाथ। और यहाँ पे यही हो रहा है कि पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं पिच। क्या डिफाइन करते हैं? पिच। कि मतलब पार्टिकल एक टाइम पीरियड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, पिच बोलते हैं। अगर इस वाले डायग्राम में भी देखें तो इस तरह ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम पिच। बात समझ में आ रही है। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल होगा
और वो एंगल 0 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है और 180 डिग्री भी नहीं है, तो अपनी ट्रेजेक्ट्री क्या होने वाली है भाई, हेलिकल पाथ होने वाली है। वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। वी परपेंडिकुलर क्या करेगा, पार्टिकल को घुमाने का काम करेगा और वी पैरेलल उसको आगे लेके जा रहा है, ठीक है। वी परपेंडिकुलर क्या है अपना इस केस में भाई, वी परपेंडिकुलर हो जाएगा वी साइन थीटा और वी पैरेलल कितना हो जाएगा, वी कॉस थीटा हो जाएगा। वेलोसिटी के बस कंपोनेंट कर लिए। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ रेडियस कितना होगा, जिस पाथ में अपना चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसका रेडियस कितना होगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा अपना, आर इज इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर बाय बी इंटू क्यू। वी परपेंडिकुलर क्यों यूज किया, क्योंकि वी परपेंडिकुलर ने ही सर्कुलर मोशन कराया और यहाँ पे वी परपेंडिकुलर है क्या, वी परपेंडिकुलर इस केस में है वी साइन थीटा। तो अपना रेडियस निकल के आ रहा है एम बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी इंटू क्यू। ये हो गया रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। बात समझ में आ रही है भाई। अच्छा कोई पूछ ले टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड चेंज ही नहीं होता भाई, टाइम पीरियड सेम ही रहता है 2 पाई एम बाय बी क्यू। हेलिकल पाथ में भी टाइम पीरियड वही रहेगा जो अपने को सर्कुलर पाथ में देखने को मिला था। अच्छा नेक्स्ट अपना टर्म क्या निकल के आता है भाई, पिच। पिच क्या होता है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन, या एक टाइम पीरियड में वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कितना चल गया पार्टिकल, दैट इज पिच। तो पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, पिच के फॉर्मूले के लिए हम लिखेंगे पिच, जनरली इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलेंगे इसको वी पैरेलल, क्योंकि आगे कौन ले जा रहा है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, वी पैरेलल कितने टाइम में, टी टाइम में। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 पाई एम बाय बी क्यू टाइम पीरियड का फॉर्मूला इनटू वी पैरेलल। वी पैरेलल क्या हो जाएगा भाई, वी कॉस थीटा। तो पिच का जो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है ना, वो याद रखना है वी पैरेलल इनटू टी। बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, अब अपने पास एक नोट है, ये नोट क्या बोल रहा है, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस देन इट विल अगेन स्ट्राइक एक्स एक्सिस आफ्टर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पिच। भाई यहाँ पे देखो पार्टिकल ने एक्स एक्स ओरिजिन से स्टार्ट किया, मान लो ये ओरिजिन है 0,0 है ना, और ये क्या है अपनी एक्स एक्सिस है। तो पार्टिकल ने एक्स एक्सिस को हिट किया कितना डिस्टेंस करने के बाद, एक पिच चलने के बाद, दूसरा पिच चलने के बाद हिट किया एक्स एक्सिस को, 3 पिच चलने के बाद, 4 पिच चलने के बाद फिर से एक्स एक्सिस को हिट किया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन पे आती है, थ्योरी बस उतनी ही थी, ऐसा इसमें कोई ज्यादा थ्योरी है नहीं। ओके अब देखो भाई हमें प्रॉब्लम क्या दे रखा है, प्रॉब्लम में दे रखा है कि अपने पास एक अल्फा पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है विद द स्पीड 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड और वो 60 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 2 टेस्ला। तो ये बोल रहा है रेडियस ऑफ पाथ क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आएगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 60 डिग्री, मतलब पाथ मेरा कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। अगर हेलिकल पाथ होता है तो उसमें रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बी इंटू क्यू। यहाँ पे वी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, यही वाला कंपोनेंट होगा वी परपेंडिकुलर, और हो कितना जाएगा ये वी साइन 60। तो ये हो जाएगा एम वी साइन 60 डिवाइडेड बाय बी इंटू क्यू। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी इंटू साइन 60 दैट इज √3/2 होल डिवाइडेड बाय बी इंटू क्यू। क्यू कितना हो जाता है, उस पर 2 ही चार्ज हो जाता है। तो ओवरऑल तुम यहाँ पे देखोगे तो ये देखो 2 से 2 4 मिलके इसको कैंसिल कर देंगे। तो अब रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। वी की वैल्यू हो गई है 10 की पावर 5 और √3 तो है ही अपना, है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 इंटू 2e, 2e नहीं ई होगा, है ना, 2 तो कैंसिल हो चुका है। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो रोल रेडियस कितना हो जाएगा अपना 1.8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। मतलब इसका जो रेडियस हो गया हेलिकल पाथ का वो हो गया 1.8 मिलीमीटर। हो गया भाई प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। तो देखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दे रखा है, हमें चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है v1i प्लस v2j और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है दैट इज b0j कैप। हमें बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, जैसा हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करे वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट ओरिजिन। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते थे, हम चेक करते थे v डॉट b। भाई जैसे ही यहाँ पे मैंने v डॉट b चेक किया ये 0 आ ही नहीं रहा। इट मीन्स मैं ये समझ गया भाई वेलोसिटी ना तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, ना ही वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब सर्कुलर पाथ भी नहीं होगा। तो कौन सी पाथ बची, हेलिकल पाथ बची। तो इट मीन्स हम यहाँ से ये समझ गए कि अपनी जो पाथ निकल के आ रही है वो कैसी निकल के आ रही है भाई, हेलिकल पाथ निकल के आ रही है। अच्छा v पैरेलल क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होगा v2 एंड v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, v परपेंडिकुलर हो जाएगा v1। अब पहले ये चेक करते हैं अपन कि सर्कुलर मोशन हेलिकल में क्या होता है भाई, सर्कुलर भी होता है और स्ट्रेट लाइन मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हम ये देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन किस प्लेन में हो रहा होगा, है ना। तो भाई देखो
पहली बात तो ये हुआ कि सर्कुलर मोशन चेक करने के लिए फिर से वही एफ मैग्नेटिक इज प्रोपोर्शनल टू वी क्रॉस बी चेक करते थे, लेकिन वी परपेंडिकुलर क्रॉस बी वेक्टर चेक करेंगे। परपेंडिकुलर वेलोसिटी है आई की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है जे कैप डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, के कैप। तो एफ मैग्नेटिक और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के प्लेन में ही क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। मतलब सर्कुलर मोशन आई कैप और के कैप ऐसे प्लेन में होगा, तो मतलब कौन से प्लेन में होगा, एक्स जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा। और ये जो V2 है, V2 क्या करेगा भाई, V2 इसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कराएगा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में। मतलब V2 इसको स्ट्रेट लाइन मोशन करा रहा होगा किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और V1 वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इसको सर्कुलर मोशन करा रहा होगा एक्स जेड प्लेन में। तो ओवरऑल तो मोशन देखोगे तो वो कैसा निकल के आएगा, एक बार मोशन को ड्रॉ कर ले यहाँ पे भाई। ओवरऑल अगर मैं मोशन को यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो वो मेरे को कुछ इस तरह से नजर आएगा भाई। तुम देख रहे हो कि चार्ज पार्टिकल इसको एक्स जेड प्लेन में क्या करा रहा है भाई, चार्ज पार्टिकल एक्स जेड प्लेन में इसका कैसा मोशन करा रहा है, सर्कुलर मोशन। और वाई एक्सिस के अलोंग कौन लेके जा रहा है इसको, V2 वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस में लेके जा रहा है। तो ओवरऑल इस तरह से मोशन इसका निकल के आ रहा है। बात समझ में आ गई भी, कहानी तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि एक्स जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वही वाला सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल कहाँ था अपना, ओरिजिन पे। अगर ये एक्स जेड प्लेन है तो मेरी वाई डायरेक्शन क्या आएगी, वाई डायरेक्शन इनटू द प्लेन आ रही होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरा इनटू द प्लेन निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पर V परपेंडिकुलर की डायरेक्शन क्या है, V1 आई कैप। तो इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी रही होगी। तो V क्रॉस B करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स देखोगे इस पे इधर की तरफ निकल के आ रही है। मतलब सेंटर यहीं कहीं होगा उस सर्कल का। ठीक है, मान लिया ये उस सर्कल का सेंटर है। ठीक है भाई, ये सेंटर है। तो T इज इक्वल टू सम टाइम T पे चार्ज पार्टिकल किधर देखने को मिलेगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं अपने को देखने को मिलने वाला है ना। तो हमने मान लिया कि चार्ज पार्टिकल T इज इक्वल टू T पर यहाँ कहीं पहुंच चुका होगा। कितना एंगल घूम चुका होगा, ये एंगल घूम चुका होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। अब अपने को क्या चेक करना है, इसके कोऑर्डिनेट चेक करने, कौन कौन से, एक्स और जेड वाले कोऑर्डिनेट चेक हो पाएंगे सर्कुलर पाथ की वजह से। तो भाई ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये तो एक्स हो गया, है ना। और जेड कोऑर्डिनेट ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा। और ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो यहाँ से जैसे ऊपर सॉल्व किया था भाई वैसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम जानते हैं रेडियस की वैल्यू होगी mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय b इंटू क्यू। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो b नॉट क्यू बाय m ही रहेगी। तो अगर x कोऑर्डिनेट तुम लिखना चाहो तो भाई तुम इसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तुम बोलोगे, ये रेडियस r था ना, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी r साइन ओमेगा t। इन द सेम वे z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई अपना r माइनस r cos ओमेगा t विच इज r ब्रैकेट 1 माइनस cos ओमेगा t। और y एक्सिस के अलोंग कैसा मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y होगा v2 इंटू टी किसी भी टाइम t पर। तो इस तरह से हमने x y z तीनों कोऑर्डिनेट लिख लिए हेलिकल पाथ के केस में भी। ये भाई एक बहुत ही बढ़िया सवाल है जेई एडवांस लेवल का। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से करेंगे। अब एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। भाई हमने पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तीन ट्रेजेक्टरी पॉसिबल थी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और हेलिकल। स्ट्रेट लाइन कब थी, जब वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल होगी। सर्कल कब होगा, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। हेलिकल पाथ क्या कब होगा भाई, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल होगा, बट वो एंगल 0, 90 और 180 नहीं होगा, है ना। तो अपने को कैसी पाथ देखने को मिलेगी, उस केस में अपने को हेलिकल पाथ देखने को मिलेगी। ध्यान रखने भाई इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम। हमें क्या दे रखा है, एक पार्टिकल है, उसका मास है m, चार्ज है q। इसको हमने थ्रो किया है विद द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट आई कैप। भाई वेलोसिटी वेक्टर लिख लेते हैं, इसका क्या दे रखा है, v नॉट आई कैप। ओरिजिन से फेंका है, मैग्नेटिक फील्ड किधर दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है माइनस बी नॉट के कैप। तो हमसे बोला गया है कि इसके vx, vy, vz वेलोसिटी के कंपोनेंट फाइंड करो एज अ फंक्शन ऑफ x। x के टर्म में हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स फाइंड करने। तो भाई बहुत ही ध्यान से समझेंगे। पहले तो ये समझते हैं यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। खुद बताओ भाई ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। ट्रेजेक्ट्री चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले v वेक्टर डॉट b वेक्टर कर लेते हैं। जैसे ही मैंने v डॉट b किया तो 0 आ गया। मैं वैसे ही समझ गया कि भाई वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब ट्रेजेक्ट्री रहेगी अपनी सर्कल। अच्छा सर्कल रहेगी तो किस प्लेन में वो सर्कल रहेगा, सर्कल का प्लेन डिसाइड होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स से। भाई मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगी अलोंग v क्रॉस b, है ना। v वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आई कैप क्रॉस माइनस के कैप। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये डायरेक्शन आ जाएगी मेरे पास जे कैप। मतलब जो सर्कल बनेगा वो कौन से प्लेन में बनेगा, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग x, फोर्स के अलोंग अकॉर्डिंग y।
ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो सर्कल बनेगा वो एक्स वाई प्लेन में बनने वाला है। ठीक है, सर्कल कहाँ पे बनने वाला है अपना, एक्स वाई प्लेन में। तो अपन क्या करते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शंस को एक बार बना लेते हैं। ये होगी अपनी एक्स डायरेक्शन, है ना भाई, और ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी अपनी वाई डायरेक्शन। तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड या जेड एक्सिस क्या होगी भाई, जेड एक्सिस होगी आउट ऑफ द प्लेन, ये वाली एक्सिस क्या होगी, जेड एक्सिस। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस जेड एक्सिस में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे क्रॉस से हम दिखाएंगे। इसको वेलोसिटी किधर दी है अपन ने, एक्स डायरेक्शन में दी है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी। तो भाई जैसे ही वी क्रॉस बी करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि एफ मैग्नेटिक की डायरेक्शन इधर जा रही है। तो एफ मैग्नेटिक की डायरेक्शन अगर इधर जा रही है तो मैं ऐसे सर्कल कंप्लीट कर दूंगा, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो वेलोसिटी निकालनी थी। एक बात हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है चार्ज पार्टिकल की वो कभी भी चेंज नहीं होती है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ घुमाने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि अगर मैंने वी नॉट से इसको फेंका था, वी नॉट स्पीड से, तो मान लेते हैं टी इज इक्वल टू सम टाइम टी पे अपना जो चार्ज है वो यहाँ कहीं पे पहुंच गया होगा। कौन सी पोजीशन पे भला, इधर पहुंच गया होगा। तो इसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो टेंजेंशियल रहेगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड स्टिल क्या रहेगा, स्टिल इसका मैग्नीट्यूड रहेगा अपना वी नॉट, है ना। यहाँ पर ये कितना 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही होगी। ओके, और क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इधर से भी, है ना। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि ये जो है ये थीटा एंगल से घूम चुकी है। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल हो गया भाई 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल भी क्या देखने को मिलेगा, थीटा देखने को मिलेगा। डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल भी थीटा देखने को मिला। ठीक है, और ये रेडियस के बराबर रहेगा। ठीक है भाई, और ये रहेगा अपना एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या बताना था, हमें इसका वी एक्स वी वाई और वी जेड बताना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब हम इसकी वेलोसिटी के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट बताने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगर मैं वी एक्स देखना चाहूं तो तुम्हें खुद दिख रहा होगा, वी एक्स क्या आ जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा, और वी वाई क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं कि अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि वी एक्स की वैल्यू है वी नॉट कॉस थीटा। अच्छा, इस ट्राइंगल की हेल्प से कॉस थीटा और बता दो भाई फटाफट से। कॉस थीटा तुम बोलोगे सर ये होगा बेस ओवर हाइपोटेनस, है ना। बट बेस क्या है, बेस अपना ये है, और ये बेस हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर तो तुम जानते ही हो, आर क्या हो जाएगा, एम वी नॉट बाय बी नॉट इंटू क्यू, ये अपना रेडियस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैंने देखा कि भाई मेरे को कॉस थीटा जो मिल रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, बेस ओवर हाइपोटेनस दैट इज रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और साइन थीटा क्या देखने को मिल रहा है, साइन थीटा देखने को मिल रहा है इधर एक्स बाय आर। तो वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट कॉस थीटा, दैट इज वी एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा की वैल्यू रख दो तो रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और आर को रख देना एम वी नॉट डिवाइडेड बाय बी क्यू। वी वाई क्या हो जाएगा अपना, वी वाई हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स बाय आर, तो वी वाई हो गया वी नॉट एक्स बाय आर। और भाई जेड में जब मोशन ही नहीं हो रहा तो वी जेड इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व भाई, क्या ही दिक्कत थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऐसा कुछ ज्यादा टफ इसमें बनती नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना लेना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, बोला है रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ बताओ। भाई क्लियरली यहाँ पे दिख ही रहा था कि वी डॉट बी जैसे ही हम कर रहे हैं तो हमें जीरो नहीं मिल रहा है, इट मीन्स ये कैसी पाथ बनेगी, हेलिकल पाथ ही बनने वाली है। ठीक है, हेलिकल पाथ बनेगी तो हमने यहाँ पर देखा कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट देखोगे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो ये क्या अपना आ जाएगा, ये आ जाएगा v2 j कैप प्लस v3 k कैप, क्योंकि v1 i कैप तो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो यहाँ से v परपेंडिकुलर का अगर हम मैग्नीट्यूड देख लें तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v2 का स्क्वायर प्लस में v3 का स्क्वायर। तो इधर से रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ क्या आएगा, r इज इक्वल्स टू एम बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बी क्यू। तो ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b इंटू क्यू। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये काफी बढ़िया सवाल है और ये हमसे पुराने जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन गन जी एमिट्स इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी 2 keV, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 keV। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जूल में लिखें तो 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। डेट इज ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा भाई 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर है। बोला है इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू हिट अ स्पॉट एस, भाई इलेक्ट्रॉन्स को इस एस स्पॉट को हिट करना है।
वेयर GS इज इक्वल टू 0.1 मीटर। बोल रखा है कि GS की वैल्यू 0.1 मीटर है। द लाइन GS मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये जो GS लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री बना रही है, मतलब वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी भाई। जैसे इलेक्ट्रॉन गन से अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हमें ये भी समझ में आ गया एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा भाई 60 डिग्री। तो पाथ बताओ, पाथ कैसी हो जाएगी, पाथ हो जाने वाली है भाई हेलिकल पाथ। कैसी पाथ हो जाएगी, हेलिकल पाथ। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे होंगे वो ऐसे हेलिकल पाथ बनाते हुए एस स्पॉट को हिट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर पैरेलल टू जीएस एग्जिस्ट, ठीक है। फिर ये बोला है फाइंड बी वेक्टर पैरेलल टू जीएस एग्जिस्ट इन द रीजन आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन गन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी नीडेड टू मेक द इलेक्ट्रॉन हिट एस। ये बोल रहा है कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू हो सो दैट इलेक्ट्रॉन एस को हिट कर जाए, ठीक है भाई। सबसे पहले तो तुम क्या करो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करो। भाई हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ये कितनी रही होगी, हाफ mv²। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी स्क्वायर रूट 2k/m। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -16। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो ये तुम्हारे पास आएगा 2.65 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड आ गई इलेक्ट्रॉन की, है ना। अब हमें पता है कि भाई अगर इसको हिट करना है, अगर हिट करना है एस को, तो भाई ये जो डिस्टेंस है, ये जो जीएस डिस्टेंस है, इट शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच। मेरी बात समझ में आई कि भाई एन नंबर ऑफ पिच से मिलके ये जीएस डिस्टेंस अगर बनेगा तो ही ये पार्टिकल हिट कर पाएगा किसको, एस वाले पॉइंट को। तो हम यहां से ये समझ गए कि भाई ये जो जीएस डिस्टेंस है ये होना चाहिए एन इंटू पिच। क्या होना चाहिए भाई, एन इंटू पिच होना चाहिए, कि मतलब एन टाइम्स वो गोल गोल घूम के हिट कर जाता है उसको, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हें क्या बोलना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। एक बार लिख लो भाई, जीएस को हम क्या लिखेंगे, जीएस इज इक्वल्स टू एन इंटू पिच। पिच की वैल्यू हो जाएगी वी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा वी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2πm डिवाइडेड बाय बी इंटू क्यू। अच्छा ये वी पैरेलल क्या हो जाएगा भाई, वी पैरेलल देखोगे तो वेलोसिटी इधर की तरफ थी, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा v cos 60। तो यहां से हमें एक और बात पता चली कि भाई यहाँ पे v पैरेलल की वैल्यू कितनी है, v पैरेलल की वैल्यू है v cos 60, ठीक है भाई। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, हमें अगर b चाहिए मिनिमम, मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम्हें मिनिमम चाहिए तो n की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि b n के प्रोपोर्शनल आ रहा है। b को तुम राइट हैंड साइड ले जाओ तो तुम्हें देखने को मिलेगा b इज प्रोपोर्शनल टू n। मतलब b भी मिनिमम तभी होगा जब n मिनिमम होगा। n की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है कि वो एक पिच में ही क्या हुआ, मतलब एक पिच में ही वो सीधा इधर पहुंच जाए, तो हम बोलेंगे तब हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो अपने पास देखो फॉर्मूला क्या बन के आया है, यहाँ पर जीएस की वैल्यू दे रखी है 0.1 और n अपना हो गया 1, v पैरेलल इज v cos 60, v cos 60 इंटू 2πm डिवाइडेड बाय b इंटू क्यू। क्यू इधर ही रहने दिया और b को मैं लेके चला गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब क्या करो, वैल्यूज वगैरह पुट करो इसमें, तो ये हो जाएगा b इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 2.65 इंटू 10 की पावर 7। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 2πm। m क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। और q हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ पर जब सारी वैल्यूज को तुम कैलकुलेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू अपने पास निकल के आएगी 4.73 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड। और इसी के साथ हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यहीं पे खत्म होता है। आई होप तुम्हें बढ़िया तरीके से जितने भी प्रॉब्लम्स थे समझ आ गए होंगे। भाई जितने भी वेरिएशंस पॉसिबल्स थे क्वेश्चन के रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सारे ही वेरिएशन मैंने तुम्हें कवर करा दिए। हो सकता है तुम्हें अगर जब तुम जेई मेन देने जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए नोट से, इवन एडवांस में भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम इन प्रॉब्लम्स को प्रिपेयर कर लेना। एज सच बात की मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली।